जय हिंद दोस्तों। ये वीडियो जो है ये पार्ट 4 वीडियो है फंडामेंटल राइट्स की। इससे पहले हमने 3 और वीडियोस कर रखे हैं फंडामेंटल राइट्स के ऊपर। इस वीडियो के अंदर हम जो फंडामेंटल राइट्स है इसके सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं जो भी यूपीएससी के एग्जामिनेशन में पूछे हैं, चाहे वो सीडीएस हो, एनडीए हो, सीएपीएफ, सीआईएसएफ या फिर यूपीएससी सीएससी। ठीक है, तो जो लोग नए आए हैं वो जाके डिस्क्रिप्शन चेक करें, उसके अंदर प्लेलिस्ट में सारे सीरियल वाइज चैप्टर वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हमने सॉल्व कर रखे हैं। तो चलिए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट करें। पहला क्वेश्चन देखते हैं फंडामेंटल राइट्स से। क्वेश्चन नंबर 1 पूछा है सीडीएस 2022 के अंदर, कह रहा है बाय विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट वाज द आर्टिकल 21A राइट टू एजुकेशन इंसर्टेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। बहुत ज़्यादा सिंपल सवाल है, पिछले 2-3 वीडियो से हम लोग ये बार बार रिपीट करते हुए आ रहे हैं, ये क्वेश्चन देखते हुए आ रहे हैं। ठीक है, इसका करेक्ट ऑप्शन नंबर डी है 86 अमेंडमेंट एक्ट 2002। और इसमें ये भी पूछ लेता है कितने से कितने बच्चों का राइट टू एजुकेशन में मतलब नाम दर्ज है, मतलब तो 6 से 14 साल के बच्चे जो हैं इनको कंपलसरी है कि भैया एजुकेशन होना ही चाहिए। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हो आर्टिकल 21A विच मैंडेट द स्टेट टू प्रोवाइड फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन टू ऑल चिल्ड्रन बिटवीन द एज ऑफ 6 to 14 ईयर्स वॉज इंसर्टेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बाय 86 अमेंडमेंट एक्ट 2002। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना आप। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 सीडीएस 1 2021 कह रहा है इक्वालिटी बिफोर द लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉज विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया इज गारंटीड अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। किस आर्टिकल के तहत ये है? बहुत ज़्यादा सिंपल क्वेश्चन है, ये डायरेक्टली हमारे लक्ष्मीकांत से पूछा है। तो आर्टिकल 14, ठीक है, इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ आर्टिकल 14 है। यहाँ पे देख सकते हो आप आर्टिकल 14 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गारंटीज द राइट to equality before law and equal protection of the laws within the territory of India. This provision ensures that every person in India is treated equally under the law without any discrimination. आगे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 सीडीएस 2 2021 का है, कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट मीनिंग ऑफ द टर्म स्टेट। स्टेट का करेक्ट मीनिंग बता दो एज डिफाइंड इन द आर्टिकल 12 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। डायरेक्टली हमारा फंडामेंटल राइट्स लक्ष्मीकांत वाले चैप्टर से पूछा है। तो बेसिकली इसने पूछा है स्टेट का क्या मतलब है। पहला कह रहा है कि इट रेफर्स ओनली टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, दूसरा कह रहा है इट रेफर्स ओनली टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। तीसरा कह रहा है इट रेफर्स ओनली टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, पार्लियामेंट इंडिया एंड गवर्नमेंट एंड लेजिस्लेचर ऑफ ईच स्टेट। चौथा कह रहा है इट रेफर्स टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट्स एंड लेजिस्लेचर्स ऑफ ईच स्टेट एंड ऑल लोकल एंड अदर अथॉरिटीज विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। ठीक है, तो ये जो है करेक्ट ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी जो है दैट इज द करेक्ट ऑप्शन है। इसके अंदर जो है हमारे PSUs वगैरह भी आ जाते हैं। ठीक है, तो ये करेक्ट डेफिनेशन है इसका, और ये लक्ष्मीकांत के अंदर से देख सकते हो आप। ठीक है, यहाँ पे देखो The term state is defined in Article 12 of the Constitution, refers to the Government of India, Parliament of India, Government and legislatures of each state, and all local and other authorities within the territory of India. It includes legislative and executive organs of the union and state government, all local authorities like municipality, panchayat, and statutory and non-statutory authorities. तो बेसिकली ये जो है ये स्टेट की डेफिनेशन है यहाँ पे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, कह रहा है सीडीएस 2 2021 का, कह रहा है दी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया गारंटीज फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। ठीक है, बट द फ्रीडम इज सब्जेक्ट टू सर्टेन रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन। कि भैया स्पीच ऑफ एक्सप्रेशन तो है लेकिन कुछ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन होते हैं स्टेट के थ्रू, बिल्कुल एब्सोल्यूट नहीं होता। अब ये रिस्ट्रिक्शंस किस किस चीज़ों से रिलेट कर सकते हैं यहाँ पे? तो ऑप्शन नंबर 1 डिफेमेशन, दूसरा कह रहा है डिसेंसी और मॉरलिटी, और तीसरा कह रहा है इंसाइटमेंट ऑफ एन ऑफेंस। तो ये तीनों ही स्टेटमेंट में क्या होगा, लागू होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी जो है ये तीनों ही रीजनेबल स्टेटमेंट है। ठीक है, डिफेमेशन किसी को डिफेम कर रहे हो, डिसेंसी एंड मॉरलिटी, और इंसाइटमेंट ऑफ एन ऑफेंस कि आप किसी को भड़काओ भाषण जैसे हो गया, इस टाइप की चीज़ें भी कर रहे हो तो भी आपके ऊपर रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लग सकता है। यहाँ पे देख सकते हो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया गारंटीड फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन अंडर आर्टिकल 19.1.8 बट दिस फ्रीडम इज सब्जेक्ट टू सर्टेन रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस इम्पोज्ड बाय द स्टेट। दीज रिस्ट्रिक्शंस कैन बी रिलेटेड टू डिफेमेशन, डिसेंसी और मॉरलिटी एंड इंसाइटमेंट ऑफ एन ऑफेंस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है सीडीएस 1 2020 का, कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोटेक्ट अ पर्सन अगेंस्ट द डबल जियोपार्डी। डबल जियोपार्डी आर्टिकल 20 जो है दैट इज द करेक्ट ऑप्शन है। डायरेक्टली लक्ष्मीकांत से पूछा है यहाँ पे। ठीक है, आर्टिकल 20 इंश्राइन द प्रिंसिपल ऑफ डबल जियोपार्डी, नो पर्सन शैल बी प्रोसिक्यूटेड एंड पनिश्ड फॉर द सेम ऑफेंस मोर देन वंस। कि भैया किसी को एक बार सज़ा मिल गई तो उसको 2 बार सज़ा नहीं मिल सकती एक ही क्राइम के लिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन सीडीएस 1 2019 का, कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया लेज डाउन दैट नो सिटीजन कैन बी डिनाइड द यूज ऑफ वेल्स, टैंक्स एंड बाथिंग गार्ड्स मेंटेन आउट ऑफ स्टेट फंड। आर्टिकल 15 जो डिस्क्रिमिनेशन को प्रोहिबिट करता है, डिस्क्रिमिनेशन को क्या करता है, प्रोहिबिट करता है। ठीक है, तो आर्टिकल 15 जो है दैट इज द करंट ऑप्शन है। यहाँ पे देख सकते हो 15 नो सिटीजन शैल बी सब्जेक्ट टू एनी डिसेबिलिटी disability regarding access to wells, tanks and bathing guards maintained out of state fund or dedicated to public use. ठीक है, that is the correct option here, article 15. Very simple question. Next question is of CDS 1 2017. कह रहा which of the following statement regarding article 21 of the constitution of India is या are correct? पहली स्टेटमेंट कह रहा है राइट टू लाइफ इज़ वन ऑफ द बेसिक ह्यूमन राइट एंड नॉट इवन द स्टेट हैज़ द अथॉरिटी टू वायलेट दैट राइट। ठीक है, सही बात है, क्योंकि हमने देखा था आर्टिकल 21 जो है नेशनल इमरजेंसी के अंदर 20 और 21 भी जो है सस्पेंड नहीं होते हैं।
अगला कह रहा है ये अंडर ट्रायल प्रिजनर्स आर डिटेन अंडर जुडिशियल कस्टडी ऑफ एन इन्फिनाइट फॉर एन इन्फिनाइट पीरियड, इट वॉलेट्स आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ठीक है। और अगला कह रहा है अंडर आर्टिकल 21 द राइट ऑफ अ वुमेन टू मेक रिप्रोडक्टिव चॉइसेस इज नॉट अ डायमेंशन ऑफ पर्सनल लिबर्टी, तो इट इज़ अ डायमेंशन ऑफ पर्सनल लिबर्टी। ठीक है, तो इसलिए ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगी इसकी वजह से। इसका करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए है। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हो आर्टिकल 21 जो है राइट टू लाइफ हैज़ बीन जुडिशली एक्सपांडेड टू इंक्लूड रिप्रोडक्टिव ऑटोनॉमी ऑफ वुमेन एंड द राइट ऑफ अ स्पीडी ट्रायल फॉर अंडर ट्रायल प्रिजनर्स। ठीक है, तो ये दोनों ही जो है यहाँ पे जो वुमेन के पास अपना रिप्रोडक्टिव चॉइस का राइट है, इसलिए आर्टिकल 21 के तहत ही आता है, बट यहाँ पे नॉट लिखा है इसलिए करेक्ट नहीं है ये। और ये जो इन्फिनाइट पीरियड वाली चीज़ नहीं होगी, स्पीडी होगा, मतलब फास्ट होगा, ऐसा थोड़ा ना कि वो पूरी उम्र ही गुजार देगा जुडिशियल कस्टडी के अंदर। अगला है सीडीएस 1 2017 का, कह रहा विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज या आर करेक्ट रिगार्डिंग राइट टू एजुकेशन इन इंडिया। राइट टू एजुकेशन के संदर्भ में बता दो क्या सही है। पहला है फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन शुड बी प्रोवाइडेड टू ऑल चिल्ड्रन एज ऑफ 6 to 14। बिल्कुल सही बात है, हमने देखा था 86 अमेंडमेंट एक्ट के तहत 2002 में ये आर्टिकल 21.A के अंदर इंक्लूड कर दिया गया था। अगला कह रहा है दी इम्पेरेटिव of the provision of right to education act 2009 is that schools must have qualified teacher and basic infrastructure। सही बात है, ये तो बेसिक सी बात है। अगला कह रहा है देयर शुड बी क्वालिटी एजुकेशन विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड ऑफ इकोनॉमिक सोशल एंड कल्चरल बैकग्राउंड। बिल्कुल सही बात है। तीनों स्टेटमेंट यहाँ पे जेनरिक है, तीनों स्टेटमेंट यहाँ पे क्या है, सही है। देयरफॉर ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं सीडीएस 2 2017 का, कह रहा है द फंडामेंटल राइट्स गारंटीड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कैन बी सस्पेंडेड ओनली बाय होम। तो अब प्रोक्लेमेशन ऑफ नेशनल इमरजेंसी, अनलेस एंड अनटिल एक नेशनल इमरजेंसी नहीं लगती, आपके फंडामेंटल राइट्स जो हैं ये गारंटीड है। ठीक है, गारंटीड है। और अगर नेशनल इमरजेंसी लग भी जाती है तब भी हमने देखा है कि 20 और 21 तो सस्पेंड नहीं होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हो आर्टिकल 359 जो है अलाउ सस्पेंशन ऑफ द एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट ड्यूरिंग नेशनल इमरजेंसी, आर्टिकल 352, बट आर्टिकल 20 एंड 21 रिमेन नॉन सस्पेंडेबल एट ऑल टाइम्स। ठीक है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट बात करते हैं आर्टिकल 21 से रिलेटेड बोला है सीडीएस 2 2017 के अंदर, कह रहा है कि आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इंक्लूड्स व्हाट, राइट्स फॉर ट्रांसजेंडर्स, राइट्स ऑफ क्रैनीपैगस ट्विंस। ओके, और तीसरा गया राइट्स ऑफ मेंटली रिटार्डेड वुमेन टू बियर अ चाइल्ड। तो इसमें तीनों ही स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट हैं। ठीक है, यहाँ पे तीनों ही स्टेटमेंट यहाँ पे कही हैं। देखो, राइट ऑफ मेंटली रिटार्डेड वुमेन टू बियर चाइल्ड, दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट। द सुप्रीम कोर्ट हैज़ अपहेल्ड द डिसीजन ऑटोनॉमी ऑफ मेंटली रिटार्डेड वुमेन टू बियर अ चाइल्ड अंडर आर्टिकल 21 विच इंक्लूड्स राइट ऑफ रिप्रोडक्टिव ऑटोनॉमी, डिग्निटी एंड प्राइवेसी। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट ने इसको अपहेल्ड कर रखा है, इसलिए ये जो स्टेटमेंट है ना तीनों यहाँ पे सही है। ठीक है, आगे बात करते हैं CAPF-AC 2017 का 2014 का क्वेश्चन है, कह रहा है द मेजर क्लीवेज इन ह्यूमन राइट्स डिस्क्लोजर हैज़ बीन बिटवीन व्हाट। तो इसका करेक्ट ऑप्शन नंबर डी है सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स वर्सेस इकोनॉमिक सोशल एंड कल्चरल राइट्स। ठीक है, ये हमारा डायरेक्टली लक्ष्मीकांत के अंदर से आई रियली डाउट की आया है, थोड़ा सा ये पॉलिटिकल साइंस वगैरह इन सब का क्वेश्चन है। खैर कोई नहीं, आप यहाँ पे जो है मॉडल आंसर यहाँ पे देख सकते हो। ठीक है, सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स दे आर राइट ऑफ they are class of rights that protect individuals' freedom from infringement by government, social organization and private industries. They ensure one's entitlement to participate in the civil and political life of society and the state without discrimination or repression. The global human rights discourse is historically divided between civil political rights and economic, social and cultural rights. तो दैट इज़ द करेक्ट ऑप्शन ईयर। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है सीडीएस 1 2017 कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिलेटेड टू प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन ऑफ इंडिविजुअल्स अंडर आर्टिकल 22 इज नॉट करेक्ट। यहाँ पे नॉट करेक्ट पूछा है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन नंबर सी है एवरी पर्सन हु इज अरेस्टेड एंड डिटेन्ड इन अ कस्टडी शैल बी प्रोड्यूस बिफोर अ पर्सन इन जेल परसुएंट टू अ जुडिशियल ऑर्डर। सो दैट इज़ द करेक्ट ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी जो है दैट इज़ द करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट बात करते हैं सीडीएस 1 2017 के अंदर क्या बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट इज प्रोटेक्टेड विदाउट मेकिंग एनी रजिस्ट्रेशन। बिना रजिस्ट्रेशन के इनमें से कौन सी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट है जो प्रोटेक्टेड रहती है। तो ऑप्शन नंबर ए कॉपीराइट। कॉपीराइट जो होता है ये इट इज़ द ओनली इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट दैट इज प्रोटेक्टेड विदाउट मेकिंग एनी रजिस्ट्रेशन। इट एग्जिस्ट फ्रॉम द मोमेंट द वर्क गेट्स क्रिएटेड, सो रजिस्ट्रेशन इज वॉलंटरी। This protection covers original work such as books, music, paintings, scriptures, films, computer programs, database, advertisement, maps, technical drawing, etc. Therefore, option number A is the right option here. Next question, CDS 1 2016 कह रहा which of the following statement with regard to preventive detention in India is या are correct। पहली स्टेटमेंट कह रहा है कि the detainee under preventive detention has no right other than those mentioned under in clause 4 and 5 of article 22 of the Constitution of India। अगला कह रहा है the detainee has a right to challenge the detention order on the ground that he was already in jail when the detention order was passed। Okay,
अगला कह रहा है द डेटेन्यू कैन क्लेम बेल ऑन ग्राउंड दैट ही हैज़ बीन इम्प्रिजन इन बियॉन्ड 24 आवर्स विदाउट एनी ऑर्डर ऑफ द मजिस्ट्रेट। इसका करेक्ट ऑप्शन नंबर ए है दोस्तों। पहली और दूसरी स्टेटमेंट यहाँ पे सही है। यहाँ पे अगर देखोगे प्रिवेंटिव डिटेंशन अंडर आर्टिकल 22.4 and 5 इज अ स्पेशल कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सेप्शन द डेटेन्यूज राइट्स आर लिमिटेड स्ट्रिक्टली टू व्हाट दिस क्लॉज प्रोवाइड नॉर्मल बेल प्रोविजंस एप्लीकेबल टू ऑर्डिनरी अरेस्ट डू नॉट अप्लाई। तो बेसिकली ये जो है ना प्रिवेंटिव डिटेंशन क्लॉज, ये थोड़ा सा एक एक्सेप्शन है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, जिसमें जो डेटेन्यू है जिसको डिटेंट कर रहे हैं उसके थोड़े राइट्स जो हैं वो कॉम्प्रोमाइज़ रहते हैं। ठीक है, इसलिए थर्ड स्टेटमेंट यहाँ पे इनकरेक्ट है कि कह रहा है कि द डेटेन्यू कैन क्लेम बेल ऑन द ग्राउंड दैट ही हैड बीन इम्प्रिजन इन बियॉन्ड 24 आवर्स विदाउट एन ऑर्डर ऑफ द मजिस्ट्रेट। तो ये क्लेम नहीं कर सकता वो। ठीक है, उसके थोड़े से लिमिटेड राइट होते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, ये प्रिवेंटिव डिटेंशन अक्सर जैसे चुनाव वगैरह होते हैं, इलेक्शंस वगैरह होते हैं, तो उस टाइम पे जो है प्रिवेंटिव डिटेंशन लगता है। जैसे जिसके क्रिमिनल चार्जेस वगैरह होते हैं उनको कुछ टाइम के लिए प्रिवेंटिव डिटेंशन के अंदर डाल दिया जाता है, फिर जब चुनाव खत्म हो जाता है तो उनको रिलीज़ कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन CDS 2016 का पूछा है, कह रहा विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू प्रोटेक्शन ऑफ इंडिविजुअल्स बीइंग ट्राइड फॉर ऑफेंसेस। सो ऑप्शन नंबर ए कह रहा है अ कन्फेशन कैन नेवर बी यूज एज एन एविडेंस अगेंस्ट द अक्यूज। तो ये कैसी बात हो, यहाँ पे तो नॉट करेक्ट पूछा है, तो इट कैन बी यूज एज एन एविडेंस अगेंस्ट द अक्यूज। देयरफॉर ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, आर्टिकल 20 जो है इट गारंटीज 3 प्रोटेक्शन, नो एक्सपोज फैक्टर लॉ, नो डबल जेपार्डी एंड नो कंपल्सेशन टू बी विटनेस अगेंस्ट वन सेल्फ। तो ये अगर आप उसमें पढ़ोगे लक्ष्मीकांत के अंदर तो ये अच्छे से बता रखा है, इसका मीनिंग बता रखा है डबल जेपार्डी का और इन सब का। नेक्स्ट बात करते हैं, CDS 2016 के अंदर बोला है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस एंड लॉज फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑफ द शेड्यूल कास्ट इन इंडिया। अच्छा, तो आर्टिकल 17 कह रहा है प्रोटेक्शन, आर्टिकल 17 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, पहली स्टेटमेंट ये कह रहा है। दूसरा कह रहा है प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट 1955। तीसरा कह रहा है शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब प्रिवेंशन अट्रॉसिटीज़ एक्ट 1989। ठीक है, द शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब प्रोटेक्शन ऑफ अट्रॉसिटीज़ एक्ट 1989। इसमें तीनों स्टेटमेंट यहाँ पे सही है दोस्तों। आर्टिकल 17 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ये क्या करता है आर्टिकल, ये अनटचेबिलिटी को अबॉलिश करता है। ठीक है, तो ये भी एक तरह से शेड्यूल कास्ट वगैरह के प्रोटेक्शन के फेवर में ही है। अगला कह रहा है प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट 1955। ये एक्ट जो है ये दिस एक्ट वॉज पास टू एनफोर्स द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन ऑफ अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी एज स्टेटेड अंडर आर्टिकल 17। ठीक है, और बाकी जो SC एक्ट होता है, जो SC ST एक्ट होता है, ये तो उनके प्रोटेक्शन में होता ही है। ठीक है, तो ये तीनों ही स्टेटमेंट यहाँ पे सही है। नेक्स्ट बात करते हैं CDS 2016 का, द राइट टू फॉर्म एसोसिएशन एंड यूनियन इज़ अ राइट गारंटी टू द सिटीजन्स ओनली। ठीक है, आर्टिकल 19 के तहत होता है ना, 19.123 ऐसे करके। ठीक है, तो आर्टिकल 19.1C ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन गारंटीड द राइट टू फॉर्म एसोसिएशन एंड यूनियन टू ऑल इट्स सिटीजन्स। ठीक है, और ये केवल इंडियन सिटीजन्स को ही होता है। नेक्स्ट कह रहा है कि CDS 1 2015 क्वेश्चन है, कह रहा है व्हेन मार्शल लॉ इज इम्पोज, ठीक है, पार्लियामेंट कैन नॉट मेक लॉ इन रिस्पेक्ट टू विच ऑफ द फॉलोइंग मैटर्स। तो मार्शल लॉ जब इम्पोज होता है तो पार्लियामेंट किस मैटर से रिलेटेड लॉ नहीं बना पाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी, एनी एक्ट डन अंडर मार्शल लॉ कैन बी वैलिडेटेड बाय पार्लियामेंट बाय लॉ। ठीक है, so that is the correct option here. When martial law is imposed, Article 34 of the Constitution of India provides Parliament with an authority to indemnify any person for acts done in connection with the maintenance of order where martial law was enforced. It allows Parliament to validate sentences passed, punishment inflicted, forfeitures ordered and other acts done under martial law in such an area. ठीक है, तो बेसिकली आर्टिकल 34 जो है ये पार्लियामेंट को एम्पावर करता है टू indemnify persons and validate specific acts connected with maintaining order during martial law, restricting fundamental rights is affected for that particular area। ठीक है, तो नेक्स्ट बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा CDS 2015 का, कह रहा विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर नॉट सेंट्रल टेनेट्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ठीक है, नॉट बोला इसने, याद रखना। पहले कह रहा है प्रोहिबिट्स डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड ऑफ रिलीजन, येस इट डज, बट इसने क्योंकि यहाँ पे क्या बोला है, नॉट बोला है। ठीक है, तो इसलिए ये तो स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो जाएगी। दूसरा कह रहा है गिव्स ऑफिशियल स्टेटस टू सर्टेन रिलीजन, ये तो यहाँ पे नहीं है, ऐसा कुछ ऑफिशियल स्टेटस तो हमारा किसी को नहीं देते हम लोग भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन, क्योंकि एक सेक्युलर कॉन्स्टिट्यूशन है, सेक्युलर कॉन्स्टिट्यूशन है। तो देयरफॉर ये वाली स्टेटमेंट तो क्या हो जाएगी, करेक्ट हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे नॉट ही पूछा है इसने। ठीक है, अगला कह रहा है प्रोवाइड्स फ्रीडम टू प्रोफेस एनी रिलीजन, येस इट डज प्रोवाइड, enshores quality of all ensures equality for all citizens without religious communities, yes, बट इसमें यहाँ पे नॉट करेक्ट पूछा, तो ये वाली स्टेटमेंट नॉट करेक्ट है। देयरफॉर ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 20, CDS 2015 के अंदर पूछा है द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया गारंटीज फ्रीडम ऑफ थॉट एंड एक्सप्रेशन टू ऑल इट्स सिटीजन सब्जेक्ट टू व्हाट, सब्जेक्ट टू ऑप्शन नंबर 1 कह रहा है इम्प्लीमेंटेशन ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल, अगला कह रहा है फंडामेंटल ड्यूटीज़, अगला कह रहा है
राइट टू इक्वालिटी, तो इसका करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी है। ठीक है, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया गारंटीज फ्रीडम ऑफ थॉट एंड एक्सप्रेशन टू ऑल इट्स सिटीजन सब्जेक्ट टू द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन सीडीएस 2015 का है, कह रहा है द प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन अंडर आर्टिकल 22 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज नॉट अवेलेबल टू होम। सो ऑप्शन नंबर ए, एन एनिमी एलियन, ऐसा कोई फॉरनर जैसे पाकिस्तानी कोई फॉरनर आ गया तो उसके लिए भैया ये आर्टिकल 22 नहीं अवेलेबल होगा, क्योंकि वो एनिमी एलियन है, एनिमी फॉरनर है। दूसरा, अ पर्सन डिटेन अंडर प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ, तो ठीक है, तो प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ के अंदर भी यहाँ पे रिस्ट्रिक्ट हो जाता है। ठीक है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सीडीएस 2015 क्वेश्चन है, कह रहा है फ्रीडम ऑफ कंसाइज अंडर आर्टिकल फ्रीडम ऑफ कंसाइज अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज सब्जेक्ट टू व्हाट। तो पहले कह रहा है पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी एंड हेल्थ। ठीक है, दूसरा कह रहा है अ लॉ प्रोवाइडिंग फॉर सोशल वेलफेयर एंड रिफॉर्म। अगला कह रहा है ओपनिंग हिंदू रिलीजियस इंस्टीट्यूशन ऑफ पब्लिक कैरेक्टर टू ऑल हिंदूज। और फोर कह रहा है कि डिफेमेशन और इंसाइटमेंट ऑफ एन ऑफेंस। ये तो कैसा स्टेटमेंट हो गया, बिल्कुल ही अलग स्टेटमेंट हो गया, ऐसे ही एलिमिनेट कर दो इसको। डिफेमेशन और इंसाइटमेंट ऑफ ऑफेंस की होगा, ये तो बिल्कुल ही अराजकता फैलाने वाली बात हो गई, इसलिए ऑप्शन नंबर बी जो है दैट इज द करेक्ट ऑप्शन हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन एनडीए 2011 का है, कह रहा है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हैज एक्सपांडेड द मीनिंग ऑफ राइट टू लाइफ टू इंक्लूड द वेरियस डेरिवेटिव राइट्स सच एज राइट टू हेल्थ, एडुकेट लाइवलीहुड, एजुकेशन एंड अ हेल्दी एनवायरनमेंट। विच वन among the following is not included in the court's definition of right to life to include the following derivative rights। तो इसका करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी है, राइट टू हेल्थ एंड इन्फॉर्मेशन जो है दैट इज़ नॉट इंक्लूडेड इन कोर्ट्स डेफिनेशन ऑफ राइट टू लाइफ। ठीक है, बाकी सब है, राइट टू फूड एंड एडुकेट लाइवलीहुड ये भी है, राइट टू एजुकेशन भी है, राइट टू लिव इन अ हेल्दी एनवायरनमेंट भी है, बट राइट टू हेल्थ एंड इन्फॉर्मेशन ये नहीं है। ठीक है, द सुप्रीम कोर्ट हैज रेड न्यूमरस डेरिवेटिव राइट अंडर आर्टिकल 21 फूड, लाइवलीहुड, एजुकेशन, हेल्दी एनवायरनमेंट, हेल्थ, but these are recognized as independent derivative rights, not a single combined right of health and information। अगला कह रहा है सीडीएस 1 2012 का, कह रहा है which of the following are envisaged as being part of right against exploitation in the constitution of India। तो इसका करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी है, प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स एंड फोर्स लेबर एंड प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन फैक्ट्रीज एंड माइन। ये दोनों ही हमारे लक्ष्मीकांत के अंदर दे रखे हैं, ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट ऑप्शन है। अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी दोस्तों ये इक्वालिटी के लिए दर्शाता है, और प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटी भी ये भी इक्वालिटी के लिए दर्शाता है। नेक्स्ट बात करते हैं सीडीएस 2012 का क्वेश्चन है, द राइट टू इन्फॉर्मेशन मीन्स एंड इंक्लूड्स व्हाट। सो ऑप्शन नंबर 1 कह रहा है इंस्पेक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट्स, टेकिंग आउट फाइल्स फ्रॉम ऑफिस टू एनी प्लेस डिजायर्ड बाय द एप्लीकेंट, टेकिंग फोटोग्राफ्स ऑफ फाइल, ऑब्टेनिंग इन्फॉर्मेशन इन टेप्स। तो राइट इन्फॉर्मेशन में क्या क्या इंक्लूड होता है, तो पहली स्टेटमेंट होती है, तीसरी होती है और चौथी होती है, यानी कि इंस्पेक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट, टेकिंग फोटोग्राफ्स और फाइल्स और ऑब्टेनिंग इन्फॉर्मेशन इन टेप्स। ठीक है, ये जो है ना टेकिंग आउट फाइल फ्रॉम ऑफिस टू एनी प्लेस डिजायर्ड बाय द एप्लीकेंट, ये क्यों होगा भैया, ऐसे तो पूरा जो ऑफिस ही है वही खाली हो जाएगा, लोग लेकर चले जाएंगे ऑफिस से डॉक्यूमेंट्स। ठीक है, तो आप फोटोग्राफ्स ले सकते हो, ठीक है, डॉक्यूमेंट को इंस्पेक्ट कर सकते हो, और इन्फॉर्मेशन जो है टेप्स के फॉर्मेट में ले सकते हो। ऑप्शन नंबर सी जो है दैट इज़ द करेक्ट ऑप्शन है। यहाँ पे देख सकते हो अंदर आरटीआई एक्ट 2005 राइट इन्फॉर्मेशन कवर्स इंस्पेक्शन, टेकिंग नोट्स, एक्सट्रैक्ट सर्टिफाइड कॉपीज़ बना सकते हो, ऑब्टेनिंग इन्फॉर्मेशन इन प्रिंटेड, इलेक्ट्रॉनिक एंड रिकॉर्डेड फॉर्म, बट डज नॉट परमिट फिजिकल रिमूवल ऑफ ऑफिशियल फाइल। ये नहीं है कि भैया कोई पीडब्ल्यूडी की फाइल पड़ी है तो आप उसी को लेके आ गए घर कि ये आ जाएगी। ठीक है, उसकी कॉपी बना सकते हो ज़रूर आप। अगला क्वेश्चन सीडीएस 2011 का है, कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग आर एनविसेज एज बीइंग पार्ट ऑफ राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो ये वाला क्वेश्चन दोस्तों रिपीट हो गया है, ठीक है, रिपीट हो गया है गलती से, तो पहला और चौथा चाहिए, ऑप्शन नंबर डी जो है दैट इज़ द करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 27, इन इंडिया द राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन इज रिस्ट्रिक्टेड ऑन ग्राउंड ऑफ व्हाट। किस आधार पे थोड़ा सा जो है राइट टू फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है ये रिस्ट्रिक्ट हो सकता है, द सोवरेनिटी एंड इंटेग्रिटी ऑफ नेशन, द कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, और क्या है फ्रंटेड रिलेशन विद फॉरेन स्टेट्स। तो इनके अगेंस्ट मान लो आप ऐसी कुछ चीज़ें बोलने लग जा रहे हो जो इंटेग्रिटी, भारत की अखंडता और जो भारत की जो सोवरेनिटी है उस पर कहीं ना कहीं उसके अगेंस्ट जा रहा है, तो उस केस में आपका जो है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन रिस्ट्रिक्ट हो सकता है। अगला कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट वगैरह के खिलाफ में आप बहुत ज़्यादा बोलने लग गए, सीजीआई के बारे में अगेंस्ट में बोलने लग गए तो आपको कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लग जाएगा। और तीसरा फ्रंटेड रिलेशन जो है आपके फॉरेन स्टेट्स के साथ, उनके अगेंस्ट आप बहुत ज़्यादा बोलने लग गए तो भी ये फॉरेन रिलेशन को मतलब ख़राब कर सकता है, इसलिए आपके ऊपर जो है क्या हो सकता है रिस्ट्रिक्शंस लग सकता है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी जो है ए जो है दैट इज़ द करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 28 सीडीएस 2009 का क्वेश्चन है, कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी कंस्टिट्यूट एज अ रिस्पॉन्सिबल रिस्ट्रिक्शन ऑफ द राइट टू फ्रीडम। ठीक है, तो इसमें से कौन सा रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन है राइट टू फ्रीडम के लिए। पहला कह रहा है व्हेन द स्टेट डिसअलाउज अ कैंडिडेट फ्रॉम सिक्योरिंग वोट्स इन द नेम ऑफ रिलीजन, कि जाति के धर्म के आधार पे आप जो है
अगर कोई कैंडिडेट वोट ले रहा है तो उसको जो है स्टेट डिसअलाउ कर देगी, भैया ऐसे ही कर रहे हैं, ठीक है। और दूसरा कह रहा है व्हेन द स्टेट डिसअलाउज सिटीजन फ्रॉम फॉर्मिंग अ क्लब आउट ऑफ स्टेट फंड्स दैट डिनाइज एक्सेस टू वुमेन, ठीक है। तो यहाँ पे आता है आप वुमेन के साथ डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हो तो ये भी क्यों अलाउ करेगा। और तीसरा कह रहा है कि व्हेन द गवर्नमेंट ऑफ नागालैंड डिसअलाउज टेम्पररी रेजिडेंट टू बाय इमूवेबल प्रॉपर्टी इन नागालैंड, ठीक है। तो ये भी जो है वहीं के लोगों की प्रॉपर्टी क्यों नहीं मूव करने दे रहे, और क्यों नहीं वो अलाउ करने दे रहे। तो ये भी तीनों जो है रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस है और इसके तहत जो है राइट टू फ्रीडम को ये वो कर सकते हैं, क्या बोलते हैं, हिंडर कर सकते हैं। आगे बात करते हैं CDS 2008 का कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। आर्टिकल 26 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया स्टेट्स फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स सब्जेक्ट टू पब्लिक ऑर्डर मोरालिटी एंड हेल्थ। एवरी रिलीजियस डिनोमिनेशन और एनी सेक्शन देयर ऑफ शेल हैव द राइट, ऑप्शन नंबर 1, टू इस्टेब्लिश एंड मेंटेन इंस्टीट्यूशन ऑफ रिलीजियस एंड चैरिटेबल पर्पस, टू मैनेज इट्स ओन अफेयर्स इन मैटर्स ऑफ रिलीजन, और टू ओन एंड एक्वायर मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी। तो तीनों स्टेटमेंट यहाँ पे सही है, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑफ CISF LDC 2024, कह रहा विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट एज पर आर्टिकल 14 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो इक्वालिटी बिफोर लॉ इज गारंटीड टू सिटीजन ऑफ इंडिया ओनली, नो, इट इज गारंटीड टू सिटीजन ऑफ इंडिया प्लस फॉरनर्स एज वेल, देयरफॉर ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन है। यहाँ पे देख सकते हो आर्टिकल 14 यूजेज द वर्ड पर्सन नॉट सिटीजन, मेकिंग इट अवेलेबल टू सिटीजन, फॉरनर्स एंड इवन लीगल एंटिटीज़ लाइक कंपनीज, ठीक है। लीगल एंटिटीज़ जैसे कंपनीज हो गई ना, प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज हो गई, उनके लिए भी जो है आर्टिकल 14 लागू होता है। डायरेक्टली लक्ष्मीकांत से पूछा गया ये। लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का CISF 2023, कह रहा विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन टर्म्स ऑफ आर्टिकल 14 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज करेक्ट। करेक्ट बता दो। 14 वुड अप्लाई ओनली व्हेन इनविडियस डिस्क्रिमिनेशन इज मेटेड आउट ऑफ इक्वल्स एंड सिमिलरली सर्कमस्टांस विदाउट एनी रेशनल बेसिस। अच्छा जी। दूसरा कह रहा है आर्टिकल 14 गारंटीज इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। तो बिल्कुल सही बात है। स्टेटमेंट नंबर 2 तो बहुत ज़्यादा सही है, पहली स्टेटमेंट तो मैं ढंग से समझ नहीं पा रहा हूँ टू बी ऑनेस्ट, ठीक है। तो यहाँ पे पढ़ लेते हैं। पहली स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट बिकॉज आर्टिकल 40 इज अप्लाई टू ऑल फॉर्म ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, नॉट जस्ट इनवियस डिस्क्रिमिनेशन। इनवियस डिस्क्रिमिनेशन इज डिस्क्रिमिनेशन दैट इज बेस्ड ऑन आर्बिट्ररी और इरेशनल ग्राउंड्स। अच्छा, इनवियस डिस्क्रिमिनेशन का मतलब होता है जो इरेशनल ग्राउंड्स पे डिस्क्रिमिनेट हो रहा है। बट आर्टिकल 14 ऑल फॉर्म ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, किसी भी फॉर्म के डिस्क्रिमिनेशन में, चाहे वो रिलीजन के नाम पे हो, कास्ट के नाम पे हो, सेक्स के नाम पे हो, रेस के नाम पे हो, ठीक है, कलर के नाम पे हो, तो सारी अम्ब्रेला टर्म है आर्टिकल 14 के अंदर कवर होती है। इसलिए पहली स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, ठीक है। और दूसरी तो सही है ही, क्योंकि ये तो पूरी डेफिनेशन ही बता दी इसने। तो दोस्तों इसी के साथ हमारे जो है ये पार्ट 4 ऑफ वीडियो था फंडामेंटल राइट का, ये भी हमारा कंप्लीट होता है। और अभी तक हमने जो है फंडामेंटल राइट्स के 130 से ऊपर क्वेश्चन ही कर लिए हैं, ठीक है। तो जो लोग नए हैं जाके चेक कर लेना। इसके बाद फंडामेंटल राइट्स की एक और वीडियो आएगी, ठीक है, पार्ट 5 और आएगा, और उसके बाद फंडामेंटल राइट्स कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। और कोशिश ये रहेगी, अभी 1 जुलाई है तो आपका जो CAPF एग्जामिनेशन है उससे पहले जो है DPSP हो गया और जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हो गए वो भी कवर करा दिया जाए, ठीक है। बहुत ज़्यादा चांसेस है कि जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है वो कर हो ही जाएंगे। तो दोस्तों मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, तब तक ले जय हिंद, जय भारत। वीडियो को थोड़ा लाइक शेयर कर दीजिएगा।